सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की मैं क्लास में बात करूंगा राज्यपाल की शक्ति, द पावर ऑफ गवर्नर। सीधी सी बात है, आज की पिछली क्लास में मैंने राज्यपाल की चर्चा किया था, लेकिन आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे द पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। आखिर राज्यपाल की शक्तियां कितने प्रकार की हैं और क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से। तो आज इसमें आप समझ लीजिए, जो बच्चे राष्ट्रपति पढ़े हैं वो जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर के देख लें, और जो पढ़े हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर मैं कंपेयर कर दूंगा, बता दूंगा, बाकी आप वहां जाकर के देख लीजिएगा कि क्या क्या शक्तियां क्या क्या राज्यपाल के पास है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आज मैं पढ़ा दूंगा। बाकी आप राष्ट्रपति को भी एक बार देख लीजिएगा और राज्यपाल को दोनों एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगी। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पहली शक्ति जो होती है राज्यपाल की, अगर मैं बालक बात करूं तो आर्टिकल जो इसकी पहली शक्ति होती है राज्यपाल की, जिसको हम कहते हैं कार्यकारी शक्ति। पहला हम इसकी बात करेंगे, पहली शक्ति हो जाएगी राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है बालक, ये इसको आप ध्यान रखेंगे। कार्यकारी शक्ति में क्या होता है, अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में, जो कि बच्चे समझ सकते हैं, जो कि बच्चों को समझाने के लिए मैं खड़ा हूं, एक गुरु के नाते, एक भाई, एक यार, एक दोस्त के नाते खड़ा हूं यहाँ पर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कार्यकारी शक्ति में क्या होता है मित्रों, कि जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी पदाधिकारी होती हैं, उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, उनका सस्पेंड, उनकी जितने भी कार्य होते हैं वो सारे किस में आते हैं, कार्यकारी शक्ति में आते हैं। तो ये किसके ऊपर मौजूद होते हैं, किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो जितने भी कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब कि जितने भी कार्य होंगे हमारे राज्य में, और हमारे राज्य में जैसे कि कह सकते हैं कि हमारा जो डीएम होते हैं, उनकी जो ताकत होती है, डीएम की ताकत होती है, वो बनते कहां से, सेंट्रल से बन जाते हैं। लेकिन सेंट्रल से बनने के बाद क्या होता है, सेंट्रल से बनने के बाद उनको कहां पर भेज दिया जाता है, राज्य में भेज दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है बालक, जो उनकी शक्तियां होती है, डीएम मान लीजिए कोई है, और डीएम की जो शक्ति होगी वो उनको हटाएंगे उनके पद से केवल राष्ट्रपति। लेकिन इनका ट्रांसफर जो करते हैं वो किसके हाथ में होता है, राज्यपाल के हाथ में होता है। केवल इनका ट्रांसफर इस राज्य से उस राज्य में कर सकते हैं, ये काम आपका कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो यही होता है आपकी कार्यकारी शक्ति। मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं उनका ट्रांसफर, उनका सस्पेंड, जितने भी चीजें हैं उनको किसके हाथ में होता है, वो सारी चीजें किसके हाथ में होती हैं, राज्यपाल के हाथ में होती हैं। तो पहली बात समझ में आ गई। क्या लिखेंगे आप, जितने भी पदाधिकारी होंगे उनका ट्रांसफर, उनका सस्पेंड, जितनी भी चीजें हैं कार्यकारी में आ जाते हैं। उसका मतलब कार्य करने वाली जितने भी नियुक्ति की गई हैं, जितने भी नियुक्त करेंगे, जो भी नियुक्त होगा, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कार्यकारी शक्ति में आ जाती हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि कार्यकारी क्या शक्ति होती है। आपकी जितने भी ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी देखते हैं आप डीएम का ट्रांसफर हो गया इस राज्य से उस राज्य में, इस जिले से उस जिले में, तो ये सारी कार्य क्या हो जाते हैं, कार्यकारी शक्ति में आ जाते हैं। और उनकी नियुक्ति जो होती है, मान लीजिए किसी की नियुक्ति कर दिए हैं, किसी की नियुक्ति करते हैं कि भाई तुम इस पद पे बैठो, तुमको कहते हैं इस पद पे बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम वहां बैठो, ये चीज हो जाता है। मैं तुमको वहां से वहां भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कार्यकारी शक्ति में आ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी में अगर बात करूं, विधायी शक्ति दूसरी होती है आपकी, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, देखिए विधायी शक्ति क्या होती है। विधायी शक्ति में काफी बच्चे सोचते होंगे कि विधायी शक्ति सर क्या होती है। विधायी शक्ति बेटा ये होती है कि विधायी शक्ति मैं कह सकता हूं कि विधायी शक्ति में मान लीजिए कि जितनी भी विधेयक से रिलेटेड, जितनी भी कानून से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, सब विधायी शक्ति में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं, जितने भी कानून से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी किस में आ जाती हैं, विधायी शक्ति में आ जाती हैं। अब अगर मैं कानून की बात करूं बालक, तो पहले वो विधेयक बनाते हैं। मंत्रिमंडल में अगर मैं बात करूं, मंत्रिमंडल में आपका विधेयक तैयार हुआ, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं बालक, राज्य की बात कर रहे हैं। और अगर हम स्टेट की बात कर, अगर हम यूनियन की बात करेंगे, संघ केंद्र की बात करेंगे, तो वहां पर आ जाएगा आपका सांसद। क्या हो जाएगा, सांसद आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जितने भी मान लीजिए कोई विधेयक तैयार हुआ, और विधेयक को कानून बनाने के लिए जो सिग्नेचर करवाया जाता है वो राज्यपाल द्वारा करवाया जाता है, और वो तब कानून बनता है। ये इनकी होती है विधायी शक्ति। मतलब वीटो शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां मैंने पढ़ाई है आपको।
वीटो पावर इनके पास होती है, ये क्या कर सकते हैं, पॉकेट वीटो कर सकते हैं, ये दोनों चीजें कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। वीटो शक्तियां मैंने पढ़ाई है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जाकर के देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, बाकी आपकी मर्जी। देखिए विधायी शक्ति समझ में आ गई। जितनी भी, मैं बार बार रिपीट करता हूं, इसीलिए रिपीट करता हूं कि जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं उनको ये बातें समझ में आ जाए। मतलब मैं विधायी शक्ति फिर से बता रहा हूं, जितनी भी कानून से रिलेटेड, पहले आपका कानून क्या होता है, पहले जितने भी कानून बनाने का जितना भी कार्य होता है, कानून से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, विधायी शक्ति में आ जाते हैं। यहां पर देखिए विधायी शक्ति की क्या बात की गई है, पहले मंत्रिमंडल में कोई भी विधेयक तैयार होगा और विधेयक तैयार होने के बाद राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही वो कानून बनेगा। ये हो गई आपकी विधायी शक्ति। वो डिपेंडेंट रहता है कि राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते हैं, या राष्ट्रपति के पास भेज दें, ये उनका कार्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई आपकी विधायी शक्ति। अब देखिए वित्तीय शक्ति तीसरा इसमें हो जाता है वाला, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति आखिर क्या होती है, ये भी बात दिमाग पे धस रही होगी कि भाई वित्तीय शक्ति क्या होती है। तो बालक जितने भी बजट होता है, जितना भी बजट प्रस्तुत होता है वो राज्यपाल करवाते हैं, और किसके हाथों से करवाते हैं, तो वित्त मंत्री के हाथों से करवाते हैं। ये होती है उनकी वित्तीय शक्ति। समझ में आ गया। जितने भी बजट प्रस्तुत होंगे, जितने भी बजट प्रस्तुत किए जाते हैं वो सारे राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और राज्यपाल जो होंगे वो वित्त मंत्री के हाथ से करवाते हैं, वित्त मंत्री द्वारा वो चीज प्रस्तुत होता है। समझ में आई वित्तीय शक्ति, इतनी बात समझ में आ गई। आकस्मिक निधि के विषय में चर्चा की गई है। मान लीजिए कि आकस्मिक निधि की भी राज्यपाल आकस्मिक निधि को भी बताने का किसके पास है पावर, आकस्मिक निधि को भी बताने का राज्यपाल के हाथ में शक्ति होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, वित्तीय शक्ति। अब देखिए विशेषाधिकार, चौथी बात हो गई। इसमें चौथा शक्ति होती है इनका विशेषाधिकार। विशेषाधिकार लिख लेना आप लोग। विशेषाधिकार जो होता है इनका विशेष अधिकार, कह सकते हैं कि इनके पास एक कह सकते हैं कि विशेषाधिकार होता है, एक इनका विवेकाधिकार होता है। विशेषाधिकार में क्या होता है बालक कि इनको जो भी, मान लीजिए कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 आपको मैंने बताया था, जिसमें यह बताया गया था कि इनके पास इनका विशेष अधिकार ये होता है कि इनके ऊपर पद के दौरान फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता, जो कि दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। समझ में आया। विशेषाधिकार इनकी ये शक्तियां होती हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, कोई राज्यपाल अगर मान लीजिए पहले क्या कर रहा है, कोई राज्यपाल बनने से पहले क्या है कि बनने से पहले वो किसी का मर्डर किया था, क्या है, किसी का मर्डर किया था, तो अब वो किस में आ गया बालक, फौजदारी में आ गया, उसके ऊपर केस चल रहा है फौजदारी वाला। तो क्या होगा, अगर वो पद पर बैठा, अगर वो राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा, तो क्या होगा कि राज्यपाल की जब कुर्सी पर वो बैठेगा तो फौजदारी मुकदमा वहीं पर बंद हो जाएगा, वहीं पर चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि बालक ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पद है, कह सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक ये शोभा नहीं देगा अगर वो जा करके कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा, ये शोभा नहीं देगा। लेकिन क्या होता है कि राज्यपाल के ऊपर फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन दीवानी का मुकदमा, दीवानी में मैं बात करूं बालक, तो दीवानी में जितने ये जमीन वगैरह वाले कार्य आते हैं, इनसे रिलेटेड कोई मुकदमा है तब वो चल सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता और दीवानी मुकदमा चल सकता है। ये है इनका विशेषाधिकार। क्या है, विशेषाधिकार। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई आपका विशेषाधिकार। 4 शक्तियां हमने बात कर ली। 5वीं शक्ति हो जाएगी विवेकाधिकार। विशेषाधिकार और विवेकाधिकार में क्या होता है बालक, विवेकाधिकार आखिर यहां से शब्द से ही प्रकट हो रहा है, विवेकाधिकार आखिर क्या हो सकता है। देखिए विवेकाधिकार क्या होता है बालक,
जब मान लीजिए कभी आप देखे होंगे कि विवेकाधिकार का प्रयोग तब राज्यपाल करते हैं जब कोई चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के समय, इलेक्शन का समय इनके इलेक्शन का समय है और उसमें से जो पार्टियां लड़ रही हैं उनकी कोई नहीं जीत पाई। क्या है? कोई नहीं जीत पाई, बहुमत भी नहीं बना पाई। तो क्या करते हैं? तो राज्यपाल क्या करते हैं, उनको उनमें से किसी को चुन करके क्या करते हैं, उसी पार्टी में से किसी को लेकर के उसको कहते हैं कि भैया तुम इतने दिन में, तुम 30 दिन में हमको बहुमत ला करके दिखाओ। अब वो पार्टी क्या करती है कि उस जो पार्टी का रहेगा वो पार्टी क्या करेगी, उस तमाम अपने आप को इकट्ठा करेंगे, जिसको आप गठबंधन कहते हैं। गठबंधन करके क्या करेगी, वो चीजें उसके पास प्रस्तुत करेंगे और वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। तो ये डिपेंड होता है उनके ऊपर, विवेकाधिकार के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर डिपेंड होता है। सीधी से अगर मैं बात करूं इसकी, कि सीधी से अगर मैं बात कर दूं कि अगर मान लीजिए कोई दो पार्टियां हैं, मान लीजिए 4 पार्टियां हैं और 4 पार्टी, इसको ध्यान समझिए थोड़ा, मान लीजिए A, B, C एंड D, 4 पार्टियां हैं आपके पास। और 4 पार्टियों में क्या हुआ कि 4 पार्टियों, मान लीजिए चारों पार्टियां क्या हैं कि जितना बहुमत चाहिए इनको बहुमत मिली ही नहीं, उतनी जितनी बहुमत चाहिए जीतने के लिए उतनी बहुमत मिली ही नहीं। अब जब बहुमत नहीं मिली है तो यहां पर राज्यपाल क्या करेंगे कि मान लीजिए ए है, ए कोई अच्छा आदमी है, बी भी अच्छा है, सी भी है, मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं कहूंगा। अब यहाँ पर राज्यपाल के ऊपर डिपेंड होता है वो किसको चाहते हैं इन चारों में से। भाई चारों की बहुमत नहीं है, कोई 10 सीट पाया, कोई 20 सीट पाया, कोई 15 सीट पाया, कोई 18 सीट पाया, तो इस तरह होता है। तो ये हो गया कि राज्यपाल जो जिसके कम भी सीट रहेगी वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड है कि राज्यपाल कम सीट वाले को भी कह सकता है कि आप जाइए गठबंधन करके और अपनी सीट इतनी दिखाइए। क्या है कि आप जाइए अपनी सीट इतनी दिखाइए। अब बाकी ज्यादा सीट वाला है तो ज्यादा सीट वाले को क्या करेंगे, या मान लीजिए इसके पास 20 सीटें हैं, अब इसके पास मान लीजिए 20 सीटें हैं, अब इसके पास 15 ही सीटें हैं, इसके पास 15 ही सीटें हैं। तो ये होगा कि मान लीजिए राज्यपाल कह दिए कि 20 सीट वाले तुम जाओ भाई बहुमत सिद्ध करके लाओ, तब हम तुमको क्या करेंगे, तब हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये होती है कि मान लीजिए इनके ऊपर डिपेंड राज्यपाल की, राज्यपाल ये चारों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं और चारों में से किसी को चूज करके उनको कह सकते हैं कि बहुमत नहीं है तुम्हारी और तुम जाकर के बहुमत सिद्ध करके 30 दिन का समय दिया जाता है और इस 30 दिन के अंदर उस पार्टी को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है और वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। मान लीजिए कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, मान लीजिए ए वाला बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया। अब बहुमत जब नहीं सिद्ध कर पाएगा 30 दिन बाद आएगा, राज्यपाल जी हमको हमारी बहुमत नहीं सिद्ध हो पाई और हम गठबंधन नहीं कर पाए। भाई तुम्हारा स्वभाव ठीक है, राम राम है, नहीं जय श्री राम है। अब देखिए तो बी वाला क्या करेगा, अब बी वाले को कहेंगे भाई तुम जाओ, तुम अपनी बहुमत सिद्ध करके लाओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि तब तक वो राज्यपाल का शासन चलता रहता है जब तक इनकी बहुमत नहीं सिद्ध होती। क्या है, राज्यपाल का शासन चलता है आपके राज्य में, जिस राज्य के हैं, जिस स्टेट के हैं। तो ये होती है इनका विशेषाधिकार। क्या होता है इनका, विवेकाधिकार, मतलब अपने विवेक का खोपड़िया का यूज करके राज्यपाल जो भी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं इसके बाद की बात करूं कि इसमें दिया गया है, अगर मैं बात करूं कि छठवीं कौन सी इनकी शक्ति होती है, तो छठवीं शक्ति होती है इनकी आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन देखिए आपातकालीन शक्ति में क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन की शक्ति मौजूद है या नहीं मौजूद, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर राज्यपाल के पास आपातकालीन की शक्ति मौजूद है कि नहीं मौजूद, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। मुझे लगता है मैं इसके पहले वाले शब्द में लगता है राष्ट्रपति बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की बात की गई है। तो राज्यपाल की शक्ति क्या है, राज्यपाल की शक्ति मौजूद है, राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि नहीं आपातकालीन के लिए। तो यहां पर ध्यान रखना, आपातकालीन शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। देखिए ध्यान रखना, क्या है, राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती, राज्यपाल के पास आपातकालीन की शक्ति नहीं होती है, मतलब इमरजेंसी पावर नहीं होती है। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति का जब शासन लगता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जब शासन लगेगा तब राज्यपाल के हाथ में पूरी पावर आ जाएगी, पूरी सत्ता आ जाएगी और उसी का सत्ता पूरा चलेगा। मान लीजिए कोई राज्य है, कोई राज्य पर
कोई ऐसी घटना हो रही है, कोई ऐसी घटना हो रही है, तो वो क्या करते हैं, राज्यपाल निवेदन करते हैं कि सर आप राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं, और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उस राज्य पर आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करके आपात लगा देते हैं, और आपात लगाने के बाद फिर इनके पास शक्तियां चली आती है, किसके पास, सारी शक्तियां फिर आएंगी, किसके पास आएंगी, किसके पास आ जाती हैं, फिर राज्यपाल के पास में पूरी शक्ति आ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि राज्यपाल के पास आपातकालीन की शक्ति नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करके अपने राज्य में कोई ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसी आपातकालीन की स्थिति लानी है, आपातकालीन की स्थिति की वजह से ही वो सुधरेगी, तो क्या करते हैं, तो वहीं पर उसी का नाम होता है राष्ट्रपति शासन, जिसको कहते हैं आप राष्ट्रपति शासन यहाँ पर चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गई आपकी आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। देखिए अब यहां पर कभी कभी बात ये होती है कि आखिर राज्यपाल किस वजह से कहेंगे कि हमारे ऊपर आप क्या करिए, कह सकते हैं कि दो तरीके से और राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दो तरीके से राज्यपाल क्या करते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर कहते हैं कि आप हमारे राज्य पर अपना शासन चालू कर दीजिए, जिससे कि राज्यपाल के हाथ में शक्तियां आ जाती हैं। अब देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि राज्यपाल को कहना भी पड़ता है, और राज्यपाल को कभी कभी ऐसी होती है कि राष्ट्रपति अपने से लगा देते हैं उस राज्य पर शासन, लेकिन कहने में आता है कि राज्यपाल कहते हैं कि भैया आप हमारे राज्य पर राष्ट्रपति शासन चालू करिए। तो दो बातें होती हैं, तब राज्यपाल तब कहेंगे राष्ट्रपति शासन के लिए जब उनके जब केंद्र का निर्देश ना मान रहा हो वो राज्य, केंद्र का निर्देश ना मान रहा हो या बहुमत ना सिद्ध हो, बहुमत ना हो। दो घटनाओं में राज्यपाल के पास सत्ता हो जाती है। मान लीजिए केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं तुमको यहां पर नहीं रहना। अब मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई निर्देश है जो कि राज्य नहीं मान रहा है, तो भाई राष्ट्रपति तो देखने आएंगे नहीं राज्य मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि राज्यपाल कहते हैं राष्ट्रपति से कि सर ये हमारा केंद्र का निर्देश ये राज्य नहीं सुन रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके ऊपर लगा देंगे क्या, इसका शासन, राष्ट्रपति का शासन लगा देते हैं। जिसे कि साफ सुथरा यहाँ पे मैं लिखा हूं कि केंद्र का निर्देश ना सुने तब आपका आपातकालीन शक्ति लगवाते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति से कहेंगे। और दूसरी है बहुमत ना सिद्ध हो। बहुमत का बात मैं बार बार करता हूं, बहुमत ना सिद्ध हो। मान लीजिए पार्टियां हैं, अभी मैंने यहाँ पर बताई, यहाँ पर आपको बताया विशेषाधिकार विवेकाधिकार का भी बताया। मान लीजिए बहुमत ना सिद्ध हो, कोई पार्टी है बहुमत ना सिद्ध हो उसकी, तब ये क्या करते हैं, बहुमत के लिए यहाँ पर राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ही लगता है। जब भी आप पढ़ेंगे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, और तब पूरी शक्ति किसके हाथ में होती है, राज्य के हाथ में और राज्यपाल के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं होता है। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता बालक, बिल्कुल नहीं कर सकता, और कुछ भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री साइड हो जाएंगे। जब राष्ट्रपति शासन चालू होगा, जब हटेगा तब फिर मुख्यमंत्री आएंगे। इतनी बात ध्यान रखना। ये है आपकी ये शासन हो गए आपातकालीन शक्तियां। ये इतनी क्षमादान शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान करने की शक्तियां होती हैं वो मान लीजिए कह सकते हैं कि जो मृत्यु जो कह सकते हैं कि इनको फांसी की सजा देने की शक्तियां नहीं है। फांसी की सजा देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। ये फांसी की सजा को रोक लें, ये क्षमा कर दें। क्या है कि मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल के हाथ में ये शक्ति नहीं होती है कि फांसी की सजा को माफ कर दें। और जो आपका सेना वाला कानून होता है,
सेना वाला, कोर्ट मार्शल वाला होता है, इनका भी कानून राज्यपाल के हाथ में नहीं होता है कि उसको बदल सके। उनके भी कानून में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और फांसी किसी को दी जा रही है तो ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसको क्षमा नहीं दे सकते हैं। और बाकी किसी की अवधि को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, प्रतिलंबन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं बाकी। ठीक है, बाकी में क्षमादान शक्तियों में आपको मैंने बताया था, क्योंकि हर एक सबको पता होगी, नहीं पता है तो क्लास देखिए। ठीक है, मन से पढ़िए। अब हर चीजें हर एक क्लास में मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है बालक, तो क्लास देखिए, आप मिलेंगे तो यहीं पर है। ये सारी शक्तियां आपकी हो गई राज्यपाल की शक्तियां, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं, महाभियोग, इनके ऊपर भी अगर कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनके ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करके इनको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन करके इनको हटाया जाएगा, क्योंकि एक ये पद गर्वान्वित पद है। मतलब कह सकते हैं कि गर्व का पद है, कि हमारे राज्यपाल राज्य का पद है, गर्वान्वित पद है। मतलब कह सकते हैं कि बैठा हुआ एक जीता जागता एक अच्छा सा पद है, हम कह सकते हैं अगर। ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर इसकी वो है, बाकी ताकत तो होती है मुख्यमंत्री के ही हाथ में, ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक राज्यपाल होते हैं आपके एक औपचारिक प्रधान, राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं, जो कि मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और वास्तविक प्रधान जो होता है, जो कि निर्देश का पालन करते हैं मुख्यमंत्री का, वो आपके राज्यपाल होते हैं। वास्तविक प्रधान आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आज हमारी आपकी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और भी बेहतर टॉपिक से, क्योंकि मैं स्टेट से ही लेके चलूंगा। जितनी भी शक्तियां हैं सारी, आज हमने शक्तियों की चर्चा कर ली है। और जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लास देख लें, जो कि आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। जिसको जो ना समझ में आए वो मुझे कमेंट करके बताए कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, मैं उसका बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। बाकी डाउट तो किसी बच्चे का होता नहीं है, पहली बात, क्योंकि मैं इतना कोशिश करता हूँ बेटा किसी टीचर को पढ़ाने के लिए। मैं जो बच्चे सोच रहे हूँ कि कोई टीचर जब पढ़ाता है आकर के, तो उनके पीछे उसकी कितनी बड़ी मेहनत होती है बेटा। जब तक हम लोगों को टॉपिक ये क्लियर नहीं हो जाता ना, तब तक हम लोग यहाँ पर आते नहीं है। ध्यान रखना, जब तक टीचर का, कभी काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे कितने दिन, क्या आप लोग तुरंत आकर के पढ़ाते हैं? नहीं बेटा, पहले हम लोगों को, भाई हम लोग भी इंसान हैं, है ना, कुछ भी है, कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, कितने भी ना हो। ठीक है, बाकी एक टीचर की मेहनत एक बच्चे को समझाने के लिए तकरीबन 5, 6, 7 दिन तक की मेहनत रखती है एक टॉपिक को क्लियर करने में। ठीक है बालक, हर एक जहां से जितना कोशिश होती है मेरी, उतना मैं बच्चों को समझा सकूं, उतना बेहतर ढंग से उनको कॉन्सेप्ट दे सकूं, जिससे कि उनको बोझा ना लगे, पॉलिटिक्स उनको बोझा ना लगे, संविधान अच्छे से वो कवर कर सकें। ये मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि सभी बच्चे मुझे जानते हैं। ठीक है, मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।